बैक बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओम्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अच्छा, अगर आपको मेरी वीडियो में अगर बहुत स्लो लगती है तो आप मेरी वीडियो में स्पीड बढ़ा लीजिएगा। 1.5 या 2x की स्पीड में आप देख सकते हैं मेरी वीडियो को, अगर किसी को स्लो लगती है तो स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। आज ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने जा रहे हैं आपके लिए वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। ये है आपका पार्ट 2 फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप मेरा पार्ट 1 भी नहीं देखा तो जाके आप मेरे प्ले लिस्ट में देख लीजिए। पार्ट 1 इज अबाउट द बेसिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2 विच इज अबाउट ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम ओम्स लॉ। हमारे एक फिजिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, तो उन्होंने ये लॉ दिया अपने नाम से ओम्स लॉ। तो इन्होंने बोला कि अगर आपकी फिजिकल कंडीशन सेम रहती है, फिजिकल कंडीशन का मतलब है अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर आपका टेम्परेचर बदल नहीं रहा है, तो इफ फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट, तो उस केस में द आपका रेशियो है पोटेंशियल डिफरेंस V ओवर I, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट पासिंग इन द कंडक्टर आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और वो कांस्टेंट होता है आपका रेजिस्टेंस, और वो कांस्टेंट है आपका रेजिस्टेंस। तो मैंने आपकी आपकी डेफिनेशन ये बोलती है, इफ द फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट, या हम कह सकते हैं टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, देन द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर थ्रू विच द करंट इज पासिंग रिमेन्स कांस्टेंट। या हम बोल सकते हैं बच्चों, V, द रेशियो ऑफ V ओवर I इक्वल टू कांस्टेंट, जहां पे V है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, I है आपका करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, जो भी आपका कंडक्टर है जिसमें आपका कितना करंट पास हो रहा है, इन दोनों का रेशियो आपका आएगा कांस्टेंट, और यही कांस्टेंट आपके बराबर है R के। तो इसका मतलब है, क्या हम कह सकते हैं कि अगर आपका V बढ़ेगा तो R बढ़ेगा? नहीं जी, जी नहीं, हम ये नहीं कह सकते। या हम कह सकते हैं क्या, अगर आपका I बढ़ेगा तो R आपका घटेगा? नहीं, आपको लगेगा कि इनवर्स का रिलेशन, जबकि ऐसा नहीं है। ये आपका रेशियो है V ओवर I का। अगर आप V बढ़ाएंगे तो आपका करंट बढ़ेगा, अगर आप V बढ़ाएंगे यानी पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप बढ़ाएंगे तो आपका करंट बढ़ेगा। या हम कह सकते हैं V इक्वल टू आई आर। तो आपका रेशियो ऑफ V ओवर I इक्वल्स टू रिमेन्स कांस्टेंट। तो R is independent of potential and R is independent of current. V and directly V is directly proportional to I, या हम ये कह सकते हैं V आपका जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के। अगर आपका वोल्टेज बढ़ता है तो आपका करंट बढ़ेगा। या हम कह सकते हैं V इक्वल टू आई आर, वेयर R इज द कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट होता है यहाँ पे रेजिस्टेंस। दूसरी बात है कि रेजिस्टेंस जो होता है आपका टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। अगर आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं कंडक्टर का तो उसके रेजिस्टेंस आपका बढ़ता है। तो ये हम इसको फर्दर डिटेल में आप इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्यों है, क्या है, कैसे है। तो फिलहाल अभी इस पॉइंट को आप ध्यान में रख लीजिएगा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर बढ़ता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका ओम्स लॉ। तो अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ के ग्राफ की। ओम्स लॉ के ग्राफ की अगर हम बात करें तो हमने बताया आपको V ओवर I का रेशियो आपका कांस्टेंट रहता है। तो ये कांस्टेंट हमेशा आपका रहेगा फॉर ओमिक सर्किट। नॉन ओमिक सर्किट के लिए आपका V ओवर I का रेशियो कभी भी आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा। अब बोलते हैं कि ओमिक सर्किट क्या है। अब सारे सर्किट्स, अगर ओमिक सर्किट तब तक का है, तब तक के लिए ओमिक सर्किट है, एक सर्टेन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर के लिए ये क्या है आपके ओम्स लॉ फॉलो करते हैं। उसके बाद सारे मेटल्स अप टू ए सर्टेन टेम्परेचर के बाद आपके ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं आपका जो ग्राफ वैलिड होता है ये सिर्फ वो होता है आपके लिए ओमिक सर्किट के लिए, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाएं तो हमें रिलेशन पड़ा था V ओवर आई इक्वल टू आर, V ओवर आई इक्वल टू आर, दिस इज योर ओम्स लॉ। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो इससे क्वेश्चन बनेगी Y इक्वल टू mx, Y इक्वल टू mx, V इक्वल टू आई आर, वेयर m इज दी स्लोप। हम कहते हैं y इक्वल टू, अगर हम इसको इसकी लाइन से कंपेयर करें तो यहाँ पे हमें मिलेगा m इक्वल टू r, r आपका कांस्टेंट है और यहाँ पे m आपका स्लोप है। तो हमें मिलेगा कि जो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल गिव द रेजिस्टेंस, तो स्लोप ऑफ ग्राफ विल गिव द रेजिस्टेंस r। और ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये आपकी ऐसी लाइन है जो आपके ओरिजिन से पास करेगी 0,0 से, वेयर थीटा इज द एंगल मेड विद द x एक्सेस। तो tan थीटा इक्वल टू r, हम स्लोप को tan ऑफ थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्लोप होगा आपके r के बराबर, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका ग्राफ फॉर ओम्स लॉ। इसका मतलब जैसे जैसे आप वी आई बढ़ा रहे हैं या वी बढ़ा रहे हैं आपका आई भी बढ़ रहा है अप टू अ सर्टेन लिमिट। ओम्स लॉ इज ऑलवेज फॉलोड अप टू अ सर्टेन लिमिट इन सर्टेन मेटल्स अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर। किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद आपके कई सारे मेटल्स आपके ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो इसका मतलब है एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद आपका वी ओवर आई का रेशियो आपका हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा। चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओम सर्किट, ओमिक सर्किट क्या ऐसा सर्किट है जो आपके ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, या जिसकी इक्वेशन V इक्वल टू आई आर वाली इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करते हैं उनको हम बोलते हैं ओमिक सर्किट। फॉर एग्जांपल जिसके ग्राफ जो हमने अभी पढ़ा, जिसका ग्राफ आपका लीनियर बनता है। तो मैंने अभी आपको बताया बच्चों, सारे मेटल्स अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर आपके ओम्स लॉ को
फॉलो करते हैं। अब टू अ सर्टेन टेम्परेचर के बाद अगर उसका आप टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा दें तो फिर वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर पाते, उनका रेजिस्टेंस वेरी कर जाता है, यानी रेजिस्टेंस आपका थ्रू आउट कॉन्स्टेंट नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता? जैसे मैंने आपको बताया कि आपका रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे किसी कंडक्टर को तो उसमें क्या होगा, उसका आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो आप कहेंगे कि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो सारे मेटल्स, ऑल मेटल्स अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर आपके एज अ ओमिक सर्किट बिहेव करते हैं, यानी कि ये इनका जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर बनेगा। ठीक है, तो दो सर्किट्स विच फॉलोज ओम्स लॉ आर नोन एज ओमिक सर्किट्स। एग्जांपल ऑल मेटल्स अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर, और इनका ग्राफ वही आपका लीनियर ग्राफ बनेगा v इक्वल टू आई आर। ये आपने v ले लिया, ये आपने i ले लिया। ठीक है बच्चों, सेकंड हम लेके चलते हैं आपके लिए नॉन ओमिक सर्किट। नॉन ओमिक सर्किट क्या है? जो आपके ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, जो आपके ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल बल्ब फिलामेंट या पीएन जंक्शन डायोड। ओम्स लॉ को मतलब इसका मतलब है यहाँ पे जो कंडीशन है v इज नॉट इक्वल टू आई आर, इसके लिए ये कंडीशन रहती है। इसका मतलब है आपका जो ग्राफ है ये लीनियरिटी, आपकी जो ग्राफ की लीनियरिटी है इसको मेंटेन नहीं करते हैं, ये आपकी लीनियरिटी डिसमेंटेन करते हैं। इसका मतलब आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना बन के आपके कर्व बनते हैं, तो आपका इंक्रीजिंग ग्राफ बन जाएगा या आपका डिक्रीजिंग ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, सपोज बच्चों अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो मैंने आपको बताया स्लोप एट एनी पॉइंट ऑफ वी आई ग्राफ विल गिव यू दी रेजिस्टेंस। तो अगर हम इसकी ग्राफ की स्लोप की बात करें, अगर हम स्लोप में कर्व की, अगर हम कर्व में स्लोप की बात करें तो अगर हम दो पॉइंट पे टेंजेंट बनाएं, दो पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट बनाएं, सपोज लेट सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, तो इस पॉइंट पे सपोज हम कह रहे हैं रेजिस्टेंस R1 है, इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस आपका R2 है, क्योंकि टेंजेंट्स रिप्रेजेंट्स द स्लोप फॉर अ कर्व। आपका किसी भी स्लोप का, अगर आप किसी भी कर्व का अगर आपने टेंजेंट बताना है तो आप क्या करेंगे, वही के रिप्रेजेंट करेगा उसका स्लोप। तो इसका मतलब अगर आप इसके टेंजेंट की बात करें तो अगर आप यहाँ पे देखें R1 और R2 दोनों स्लोप में कंपेयर करें तो आपका R2 छोटा है एज कम्पेयर टू R1, R2 छोटा है एज कम्पेयर टू R1, आपका स्लोप R2 B पॉइंट पे कम है एज कम्पेयर टू पॉइंट ए। तो हम क्या कहेंगे, आपका रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट नहीं रहा ना। अगर आप ग्राफ से देखें तो आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहा। सिमिलरली अगर मैं डिक्रीजिंग कर्व की बात करूं तो इस पॉइंट पे सपोज मैं कह रहा हूँ ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, तो आप कहेंगे सपोज इस पॉइंट पर R1 है, इस पॉइंट पर R2 है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो R1 इज ग्रेटर देन R2, तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट कहाँ रहा, ये तो आपका वेरी कर गया ना। तो ऐसे ग्राफ, ऐसे कर्व जो आपके ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं इसको हम बोलते हैं नॉन ओमिक कर्व, और जो सर्किट होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन ओमिक सर्किट। एग्जाम्पल मैंने आपको लिया बच्चों बल्ब का फिलामेंट, जो आपने अपने देखेंगे पुराने जमाने वाले जो बल्ब आते थे जिसमें फिलामेंट होता था, टंगस्टन होता था, जो एडिसन ने बनाया। तो उसमें क्या होता है, आपका पहले आप जैसे आपने उसको पोटेंशियल दिया तो आपका क्या होगा, आपका जो फिलामेंट है वो गर्म होता है, धीरे धीरे गर्म होता है। गर्म होने के कारण क्या होता है बच्चों, उसका रेजिस्टेंस बहुत इजीली राइज कर जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रह पाया, कांस्टेंट नहीं पा पाया तो इसका मतलब है वो आपका ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे चर्चा। तो ठीक है, तो सपोज हम एक डायग्राम अज्यूम कर लेते हैं जिसमें ये आपका रेजिस्टेंस R है। हम रेजिस्टेंस को सिंबॉलिकली हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज हम कह रहे हैं ये आपका पोटेंशियल आपका VA है, ये आपका VB है। सपोज हम वो कह रहे हैं कि आपका पोटेंशियल A आपका ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पोटेंशियल एट B। तो हमने पढ़ा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर पोटेंशियल है, एक हायर पोटेंशियल है एक लोअर पोटेंशियल है, तो हमें पता है कि जहाँ पे पोटेंशियल आपका हायर होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें मौजूद होता है। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यानी अगर मैं इस सर्किट में बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तो होगी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल करता है वो ट्रेवल करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू आपका लोअर पोटेंशियल। अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है बच्चों, आपके चार्ज कैरियर को मूव करवाता है, आपके चार्ज कैरियर्स को मूव करवाता है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स तो आपके क्या करेंगे, कंडक्टर में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो फ्लो करेंगे फ्रॉम हायर पोटेंशियल रीजन टू लोअर पोटेंशियल रीजन। मैं फिर बोलता हूँ, आपके जो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके फ्लो करेंगे फ्रॉम हायर पोटेंशियल लेवल टू लोअर पोटेंशियल लेवल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हायर टू लोअर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका चार्ज फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, यानी कंडक्टर से दूसरे के तो एक साइड से दूसरे साइड को ले जा रहा है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की तो वी ए माइनस वी बी हम लिखेंगे यहाँ पे I टाइम्स ऑफ R।
तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ I इंटू आर, वेयर I इज द करंट एंड R इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो करंट भी आपका बहेगा, तो करंट बहेगा हम कहेंगे बच्चों, तो करंट जो आपका फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है, जहां पे आपका हायर पोटेंशियल A है और लोअर पोटेंशियल आपका B है, एंड दिस इज योर पोटेंशियल डिफरेंस। जो इसको समझते हैं जैसे आपके एग्जांपल से, सपोज ये आपका रीजन है 10 वोल्ट, मैंने इस पॉइंट को आपका दिया है 10 वोल्ट का पोटेंशियल, ये आपका रेजिस्टेंस है, इसका हम रेजिस्टेंस ले लेते हैं 6 ओम, और सपोज ये आपका x है। तो हमसे पूछा है बच्चों आप x की वैल्यू फाइंड करें, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है डायरेक्शन ऑफ करंट वुड बी फ्रॉम हायर टू लोअर। सपोज हम मान लेते हैं कि इसमें आपका 2 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, इसमें आपका 2 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है, तो हमसे पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, तो 10 माइनस एक्स इक्वल टू आई आर। आई कितना है आपका, करंट आपका 2 है, और रेजिस्टेंस कितना है आपका 6, तो हम 10 माइनस एक्स इक्वल टू 12, यानी x हो जाएगा आपका कितना बच्चों, 2, x हो जाएगा आपका बच्चों -2, x हो जाएगा बच्चों आपका -2। तो हम कहेंगे पोटेंशियल आपका लोअर पोटेंशियल होगा आपका -2 वोल्ट का, यानी इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है आपका 8 वोल्ट का। द पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑफ 8 वोल्ट। अगर आपसे पूछा कि बताओ इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहेंगे बच्चों, बताएं, 8 माइनस ऑफ -2 यानी आपका 10 का आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है 10, हम कहेंगे यहाँ पे जो 10 पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका 10 वोल्ट का है। तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करके आप किसी का भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। हम बात करते हैं बच्चों बैटरी पे, तो बैटरी क्या है, वर्किंग, तो हम इसकी वर्किंग जो है, एक्चुअल जो वर्किंग बैटरी की है वो हम पढ़ते हैं बच्चों वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके क्लास 12th में। आपकी जो इसकी जो हम वर्किंग पढ़ते हैं बच्चों, ये है आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th। तो इसके अंदर बैटरी मतलब है सेल जो आपको प्रोवाइड कर रही है एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है किसको, चार्ज को। तो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या है बैटरी, क्या चीज़ है। फिलहाल जो मैं आपको बता, जो हम वर्किंग पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th में पढ़ते हैं, जो आपका इनसाइड सेल आपकी क्या क्या रिएक्शंस हो रही हैं, केमिकल रिएक्शंस होती है, कैथोड एनोड। तो जो आपके अंदर के प्रोसेस हम उसको डील नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इसके आउटर जो एक्सटर्नल बैटरी की जो काम करता है हम उसकी यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बैटरी को। बच्चों हम बैटरी को सिंबॉलिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। एक्चुअल में कोई बड़ा छोटा होता नहीं है, हम खाली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज हम कह रहे हैं आपके 2 टर्मिनल आपके पास बैटरी के, एक आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, एक आपका नेगेटिव टर्मिनल है। एक को हम बोलते हैं हायर पोटेंशियल, दूसरे को हम नेगेटिव वाले को हम बोलते हैं लोअर पोटेंशियल। तो बेसिकली बच्चों बैटरी के अंदर का प्रोसेस हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, हम पढ़ेंगे यहाँ बेसिकली बाहर का प्रोसेस। अब हम आगे चर्चा करते हैं बैटरी पे। सपोज हमने कोई कंडक्टर लिया है, इसको हमने कनेक्ट किया है विद द सप्लाई ऑफ 5 वोल्ट। तो इसका मतलब है ये बैटरी क्या करेगी, आपका पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी। ये आपका हायर पोटेंशियल है, ये आपका लोअर पोटेंशियल है। मतलब इस बैटरी ने आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना है वो करना है 5 वोल्ट का। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज मैं कहूँ कि इस ओर अगर आपका पोटेंशियल 5 वोल्ट है, इस ओर 5 है, इस वायर के इस हर साइड को आपका 5 वोल्ट का आपका क्या है, पोटेंशियल है। और तो सिमिलरली आपका इस साइड को कितना पोटेंशियल हो जाएगा, 0 वोल्ट, इस साइड पे भी 0 वोल्ट, हर साइड की हर एंड पे आपका 0 वोल्ट होगा। इसका मतलब है आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका 5 वोल्ट का होना चाहिए। या हम कह सकते हैं अगर मैं कह रहा हूँ सपोज इस साइड में अगर आपका पोटेंशियल आपका 8 वोल्ट है, सपोज 8 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो अगर मैं तो फिर यहाँ कितना साइड कितना पोटेंशियल होगा आपका, ऑब्वियसली आपका यहाँ पे 3 वोल्ट का आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा। समझ में आ रहा है बच्चों? तो पोटेंशियल यहाँ पे आपका 3 होगा। तो अगर हम दोनों का डिफरेंस करें 8 माइनस 3 वोल्ट, तो आपको मिलेगा 5 वोल्ट। तो बेसिकली आपका बैटरी का काम है टू प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस टू अ कंडक्टर। ठीक है बच्चों, अगर सिमिलरली अगर मैं कह दूं कि सपोज यहाँ पे अगर आपका 10 वोल्ट है, अगर यहाँ पे आपका 10 वोल्ट है, तो ऑब्वियसली फिर यहाँ पे आपका पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, इस साइड को होगा आपका 5 वोल्ट। तो यानी इसका मतलब द पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी ऑफ 5 वोल्ट। चाहे आप किसी भी साइड को आप कितना पोटेंशियल ले लें, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो आपको प्रोवाइड करेगी बैटरी वो होगा आपका 5 वोल्ट का। ठीक है बच्चों? बच्चों here 5 volt means the potential difference between higher potential and lower potential।
आपका कितना होना चाहिए, इक्वल टू 5 वोल्ट। अगर हायर पोटेंशियल पे आपका 5 है तो आपका लोअर पोटेंशियल में आपका x होगा, सॉरी अगर आपका 5 है तो लोअर पोटेंशियल पे आपका 0 होगा, अगर हायर पोटेंशियल में 10 है तो आपका लोअर पोटेंशियल में आपका 5 होगा। सपोज अगर हम कह दूं, अगर आपका हायर पोटेंशियल अगर x है तो आपका लोअर पोटेंशियल 5x माइनस 5 होना चाहिए। बच्चों अगला अगर हम एग्जांपल लें, सपोज ये आपकी बैटरी है, ये आपका 15 वोल्ट की बैटरी है, तो इसका मतलब है ये जो मेंटेन करेगी पोटेंशियल डिफरेंस वो करेगी 15 वोल्ट का। तो अगर मैं एज्यूम कर लूँ, अगर इस वोल्ट साइड को अगर आपका पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है तो इस साइड को आप कितना एज्यूम करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ -5 वोल्ट। ठीक है ना बच्चों, आपका जो डिफरेंस करें, अगर आप डिफरेंस करें 10 माइनस ऑफ -5 आपको मिलेगा 15 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है बैटरी जो आपका प्रोवाइड करती है वो करती है पोटेंशियल डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल शुड बी इक्वल टू 15 वोल्ट। आई होप सो आपको बैटरी के बारे में ये कुछ जानकारी आपको समझ में आई होगी। सपोज बच्चों अगर हम कोई कंडक्टर ले लें, इसको हम कनेक्ट करें सपोज किसी बैटरी से या सोर्स से, हमने इसको कनेक्ट किया है। सपोज हम इसका कह रहे हैं 10 वोल्ट इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका जो बैटरी जो पोटेंशियल आपको प्रोवाइड कर रही है वो आपका 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रही है अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो हम क्या एज्यूम करते हैं, ये जो आपकी वायर कनेक्टेड है, तो आपकी जो कंडक्टर से जो वायर कनेक्टेड है इसका हम क्या कहते हैं, आपका जो रेजिस्टेंस जो हम इसको अज्यूम करते हैं वो आपका नियरली इक्वल टू 0 मानते हैं। तो हम क्या मानते हैं इसको, नियरली इक्वल टू 0। अच्छा, अगर रेजिस्टेंस 0 है तो आपको नहीं लगता कि करंट 0 हो जाएगा? मतलब तो फिर ऐसा तो इस सर्किट में कोई करंट ही नहीं बहेगा अगर रेजिस्टेंस 0 है, क्योंकि ओम्स लॉ आपका फिर आपका इसमें आपका लग नहीं पाएगा ना, आपका ओम्स लॉ आपका फेल हो जाएगा इसमें। तो इस केस में अगर हम इसमें ओम्स लॉ लगाएं तो कैसे लगाएंगे, देखिए अगर सपोज हम क्या कर रहे हैं इसमें नियरली इक्वल टू दो क्लोज पॉइंट ले लें, सपोज ए पॉइंट और बी पॉइंट। अगर हम इसके पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ आर, इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ आर। तो बट हमने तो आपका अज्यूम कर लिया कि आपका रेजिस्टेंस 0 है। अच्छा, क्या रेजिस्टेंस 0 है तो क्या आपका आई 0 हो जाएगा? तो हम कहेंगे नहीं, तो इसमें आपका करंट 0 नहीं होगा, हालांकि आपका रेजिस्टेंस 0 है तो करंट वुड नॉट बी इक्वल टू 0। जबकि हम ये कह सकते हैं कि आपका दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल है वी ए वुड बी नियरली इक्वल टू वी बी। हम ये कह सकते हैं कि आपका दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो क्या हो सकता है, आपका सेम हो सकता है या वेरी क्लोज पोटेंशियल। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन हम अगर रेजिस्टेंस 0 है तो हम ये नहीं कहेंगे उसका करंट 0, हम कहेंगे उस दो पॉइंट्स के लगातार आपके दो आने वाले पॉइंट्स में का आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बहुत नियरली इक्वल टू सेम है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, आपके दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं और आपका वायर में आपका करंट बहेगा इन दी सेम पोटेंशियल वेयर करंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगला सवाल आपके मन में ये आएगा कि व्हाट डज अ बैटरी डू, कि आखिर बैटरी हमारी करती क्या है, हमें बैटरी क्यों लगानी पड़ती है? बैटरी क्या आपकी करंट देती है, क्या आपकी पोटेंशियल देती है, क्या देती है? तो हम कहेंगे ना ही पोटेंशियल देती है ना ही करंट देती है, बैटरी आपकी प्रोवाइड करती है एनर्जी। बैटरी आपकी प्रोवाइड करती है एनर्जी टू दी चार्ज कैरियर। अब चार्ज कैरियर क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या हम कह सकते हैं पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट हम क्या मान लेते हैं, पॉजिट्रॉन्स को मान लेते हैं जनरली। इसको समझते हैं बच्चों एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से। सपोज ये आपके पास कोई कंडक्टर है, ये आपने इसको कनेक्ट किया किसी सोर्स सप्लाई से। सपोज मैं इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है मैं वो आपसे कह रहा हूँ ये आपका 100 वोल्ट है। तो अगर आप इसके हायर पोटेंशियल की बात करें तो ये आपका 100 वोल्ट है और आपका जो लोअर पोटेंशियल है ये आपका 0 वोल्ट है। तो आपको पता है अगर आपके पास बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है तो आपके इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। फ्रॉम हायर टू लोअर आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई वेक्टर। क्योंकि मैंने आपको बताया बच्चों कि आपका जो आपका अगर पोटेंशियल डिफरेंस है देन योर इलेक्ट्रिक फील्ड विल फ्लो फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सपोज मैं ये कह रहा हूँ ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है। तो ठीक है बच्चों, अगर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, आपके इलेक्ट्रॉन्स को आपको क्या करेगा, एक डायरेक्शन में अलाइन करवाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, आपको आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, यानी इसमें फोर्स लगाएगा क्यू ई माइनस क्यू ई का फोर्स लगाएगा और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और इसी अलाइनमेंट को हम बोलते हैं करंट। हम कहेंगे कि आपकी सर्किट में आपका करंट आपका बह रहा है, तो हम जनरली लेते हैं करंट की डायरेक्शन इज द अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कहेंगे सर्किट में आपका जो करंट है वो इस डायरेक्शन में होगा, आपका सर्किट में करंट इस डायरेक्शन में बहेगा। अब बैटरी का काम क्या है, सपोज जो ये चार्ज आपका बहा है, सपोज हम कह रहे हैं आपका प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू मतलब आपका पॉजिट्रॉन। तो हो क्या रहा है, आपका जैसे ही यहाँ से आपका जो करंट लीव किया इसके पास एनर्जी है,
ये एनर्जी लेके गया, यहाँ से ट्रेवल करा, और जैसे ही इस कंडक्टर में गया, इस कंडक्टर ने इसकी एनर्जी कंज्यूम करी। धीरे धीरे जैसे ही आपका जो ये चार्ज इस कंडक्टर को क्रॉस किया, इसकी एनर्जी फिर क्या हो गई, आपकी जीरो हो गई, मतलब बिल बहुत कम हो गई। धीरे 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 जैसी जीरो आपकी एनर्जी कम हुई, ये फिर से बैटरी को गया। बैटरी में जाने के बाद बैटरी ने इसको फिर से एनर्जी प्रोवाइड करी। बैटरी ने इसको फिर से प्रोवाइड करी, यानी इसको फिर से चार्ज किया। इसको चार्ज किया तो फिर इसके पास एनर्जी, फुली एनर्जी इस पॉइंट से, ये आपका फुल एनर्जी है, यहाँ पे आपका नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव वाले में इसको एनर्जी मिली, तो फिर ये आपका पूरे जोश से गया। फिर ये गया, फिर इसी कंडक्टर ने फिर से इसकी एनर्जी कंज्यूम कर ली। आपका जो कंडक्टर हो सकता है कुछ भी हो सकता है, लाइट, पंखा, बल्ब। जैसे आपके लाइट, पंखे, बल्ब के करता एनर्जी तो कंज्यूम कर रहे हैं वो, तो कंज्यूम जो कर रहे हैं वो चार्ज की एनर्जी आपकी कंज्यूम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पॉइंट में क्या हो रहा है, जैसे ये फुली चार्ज था, यहाँ पे आपकी पूरी एनर्जी पूरा जोशीला होके गया। तो जोशीला होके गया, जैसे ही गया आगे बढ़ा, तो कंडक्टर ने इसकी पूरी एनर्जी फिर से चूस ली। तो पूरी एनर्जी इसने चूस ली, इसलिए फिर इसकी पूरी एनर्जी डाउन हो गई, डाउन हो गई। फिर धीरे 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 आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। फाइनली जब ये यहाँ पे पहुंचा तो एनर्जी फिर से जीरो। फिर जैसे ही एंटर करा, फिर से इसको बैटरी ने चार्ज किया। बैटरी अब चार्ज कैसे करी, वो इसके अंदर जो भी आपकी रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शंस, जो भी आपकी कैथोड एनोड जो रिएक्शन होती है, वो आपका पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जो कि बैटरी के अंदर हो रही है। हम बात कर रहे हैं बैटरी के बाहर के जो एक्सटर्नल एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो बैटरी क्या कर रही है, बेसिकली इसको एनर्जी सप्लाई कर रही है। जो ये चार्ज कैरियर है या पॉजिट्रॉन है, इसको हम क्या कर रही है, बैटरी सप्लाई कर रही है एनर्जी, और ये आपका एनर्जी से आपका कार्य करता है। यानी कार्य आपका जो वर्क होता है किसी भी फॉर्म में, चाहे आप बल्ब लगाए तो बल्ब लाइट हो जाएगा, पंखा लगाए तो पंखा रिवॉल्व करेगा आपका। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपकी एनर्जी ये फुली चार्ज होकर जा रहा है, और जैसे ये आ रहा है तो आपकी एनर्जी धीरे 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 इसकी क्या हो रही है, एनर्जी कंज्यूम हो रही है इसके अंदर। तो जाने समय इसकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, फिर यहाँ को आने समय बिल्कुल जीरो एनर्जी के साथ आया, फिर ये अंदर गया, फिर चार्ज हो गया, फिर गया, एंड ये प्रोसेस आपकी चलती रहती है, चलती रहती है। तो ये तब तक का चलती रहेगी जब तक का इसके अंदर का जो केमिकल सेल है वो जब तक का कंज्यूम नहीं हो जाए। जैसे अगर हम कहेंगे कि इसके सेल के अंदर का जो रिएक्शन है वो पूरी की पूरी कंज्यूम हो गई है, तो हम कहेंगे उस पॉइंट पे आपका फिर चार्ज कोई फर्दर एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। उस टाइम पे हम कहेंगे कि आपका जो सेल है वो डेड हो चुका है। ठीक है, तो उसके बाद ये फर्दर आपका कोई भी चार्ज आगे पास नहीं करवाएगा, यानी करंट पास नहीं करवाएगा। तो इसका मतलब है बच्चों, बैटरी क्या करती है, आपका बैटरी बैटरी चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करती है, चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड करती है। ठीक है बच्चों, तो यानी आपके जो चार्ज कैरियर्स हैं उनको क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, और वो एनर्जी कौन कंज्यूम कर रहा है, आपके रजिस्टर। और यही रजिस्टर हो सकते हैं आपके पंखा, लाइट, बल्ब, आपने एसी लगा दिया तो एसी में काम आ गई आपकी एनर्जी। ठीक है बच्चों, और आपको एनर्जी कौन सप्लाई कर रहा है, आपको जो सप्लाई, आपकी जो सप्लाई है या आपकी जो बैटरी है वो आपको एनर्जी सप्लाई कर रही है। तो चार्ज एक्ट एज एनर्जी कैरियर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चार्ज जो है आपकी एनर्जी ट्रांसफर करवा रहे हैं बिटवीन दी बैटरी टू दी अप्लायंसेस। तो चार्ज क्या कर रहे हैं, करंट क्या करवा रहा है, आपकी सिर्फ एनर्जी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे आपकी एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है, एक सोर्स से दूसरे आपके आपके सोर्स को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। एक सोर्स है, दूसरा आपका रिसीवर है, ये आपका सोर्स है, ये आपका रिसीवर है। इसके बीच में जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर, उसका काम, उसका वो है आपका चार्ज। ठीक है बच्चों, तो चार्ज एक्ट ऐसा एनर्जी कैरियर बिटवीन सोर्स एंड दी रजिस्टर। ठीक है बच्चों, इससे आपका कंफ्यूजन दूर होता है कि बैटरी चार्ज का सोर्स नहीं है, बैटरी जो है सोर्स है वो एनर्जी का सोर्स है। बैटरी आपका चार्ज प्रोवाइड नहीं करता, बैटरी आपकी प्रोवाइड करती है एनर्जी फ्रॉम सोर्स टू द रजिस्टर। और यही रजिस्टर मैंने आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट अप्लायंसेस हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बैटरी ना ही आपकी पोटेंशियल प्रोवाइड करती है, ना ही आपकी करंट प्रोवाइड करती है, ये प्रोवाइड करती है आपकी चार्ज सॉरी ना ही चार्ज प्रोवाइड करती है, ये आपकी प्रोवाइड करती है एनर्जी टू दी चार्ज, एंड यही चार्ज कैरियर आपके आगे आपके ट्रांसफर करते हैं एनर्जी टू दी रजिस्टर। तो ठीक है बच्चों, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके रेजिस्टेंस में। तो रेजिस्टेंस क्या है, तो अभी हमने जैसे पढ़ा बच्चों, जैसे हमने बैटरी लगाई, बैटरी को हमने कनेक्ट किया किसी एक कंडक्टर से, तो कंडक्टर ने ऑफर किया था आपका रेजिस्टेंस आर। तो इसका मतलब जो उसने लॉस किया था एनर्जी, उसने सारी एनर्जी उसकी क्या कर ली थी, जो आपकी एनर्जी गेन करी थी उसने बैटरी से, वो कौन कंज्यूम कर रहा था, आपका रजिस्टर कंज्यूम कर रहा था। तो उसी अपोजिशन को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो अपोजिशन अगेंस्ट द फ्लो ऑफ करंट बाय द कंडक्टर इज नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चों, वहां पे आपका जो चार्ज कैरियर की जो आपकी एनर्जी कंज्यूम करी, जिसने चार्ज आपका कैरियर है, किसका, एनर्जी का कैरियर है, बिटवीन दी रेजिस्टेंस एंड क्या, आपका सोर्स, मैंने आपको बताया था। तो इसी रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ये तो हमने वेरीफाई कर लिया था। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे इसके कॉस की बात कर लेते हैं।
बच्चों अब हम इसकी बात कर लेते हैं इसके कॉज की। इसका कॉज क्या होता है? ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब आपके कोलिजन, आपका जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं इन दी कंडक्टर या इन दी वायर, तो आपके कोलिजन, आपके इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं कोलिजन बिटवीन अमंग देमसेल्फ एंड विद दी एटम। एटम जो हम कह सकते हैं, या लेटिस के से आपके करते हैं, एक दूसरे से कोलिजन करते हैं। इन कोलिजन के कारण जो उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को तो हमने वेरीफाई करा, आर इक्वल टू वी ओवर आई बाई दी ओम्स लॉ। सेकंड है इसकी डिपेंडेंसी किस पे कैसी है? रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है लेंथ पे। सेकेंडली आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या एरिया परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया वो वाला जो कि डायरेक्शन ऑफ करंट में की डायरेक्शन में होगा। थर्ड है आपका, ये डिपेंड करता है आपके टेम्परेचर पे। टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ाओगे आपका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा बढ़ेगा किसी भी वायर का या कंडक्टर का। चौथा जो आपका डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। आपका जो मटेरियल है उसका नेचर कैसा है। अगर कॉपर है, कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है, आपका आयरन का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, आपको ध्यान रखने वाली बात है बच्चों, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज दैट इज भी हम इस तरीके से लेते हैं कि हम जो डायरेक्शन ऑफ करंट है उसी डायरेक्शन में हम लेते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसके बारे में हम फर्दर डिटेल में और चर्चा करेंगे इन दी नेक्स्ट वीडियो। उस केस में हम रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस के बारे में हम बहुत ज़्यादा आगे इसमें डिस्कशन करेंगे। तो हम मिलते हैं आपको पार्ट 3 में। ठीक है बच्चों, तब के लिए इतना ही।